जनन जो है हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले है कि जनन की आवश्यकता क्यों है। सीधी सी बात है कि अगर कोई जीव जनन नहीं करता तो फिर इस केस में उसका अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त हो जाता। मतलब जैसे बहुत सारे जीव है, हम पढ़ते हैं कि दुनिया में थे, अब नहीं है, क्योंकि किसी वजह से वो ख़त्म हो गए। खैर, ऐसा नहीं है कि उनमें जनन नहीं होता था। अब यहाँ ये है कि जीव जो है क्या बिल्कुल अपने जो माँ बाप होते हैं, जनक होते हैं, उनकी प्रतिकृति होता है, डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट होता है। अब यहाँ इस डुप्लीकेट में दो बातें हैं, एक लक्षण शेप के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या होता है, एक डीएनए दूसरे डीएनए की क्या करता है, प्रतिकृति बनाता है, कॉपी। प्रतिकृति का मतलब कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। और प्रतिकृति बना के यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको पता है कि जनन कोशिका जो है उसके गुणसूत्रों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि एक कोशिका कितनी कोशिकाएं बनाती है, विभाजन। सबसे पहले तो विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका दो बनाएगी, फिर वो दो आगे जाके चार बनाएगी। अब अगर उसमें ये जो गुणसूत्र वगैरह है, इसकी संख्या जो है अगर पहली कोशिका के समान है, बिल्कुल वो पहली कोशिका के समान है, जब तो इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। और अगर पहली कोशिका से बिल्कुल क्या है, आधी है, अलग नहीं, आधी, हाफ है, तो इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान रखना, जो जनन कोशिकाएं होती है उस जनन कोशिकाओं में क्या होता है, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और बाकी सारी कोशिकाएं हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। उसका कारण है कि बाकी कोशिकाएं हमारी वृद्धि वगैरह बनाएगी और जनन कोशिकाएं हमारी खुद की वृद्धि से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो संतान होने वाली है उस संतान से रिलेटेड है। तो क्योंकि उसमें से एक हिस्सा माँ से जाता है, एक हिस्सा पिता से जाता है, इस वजह से संतान में गुणसूत्रों की संख्या हमारे बराबर हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों में से क्या जाए, आधे आधे जाए। अगर आधे से ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी उसकी। ये बंद कर दो एक बार इसके बाद। डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। डुप्लीकेशन इसको कहते हैं, डुप्लीकेशन है, यानी प्रतिकृति का निर्माण बनाता है। यानी एक से दो बन जाती है कोशिकाएं, और वो दोनों वैसे तो समान होती है, एक दूसरे की डुप्लीकेट होती है, लेकिन फिर भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी उस आनुवंशिकता वाले में, विभिन्नता है कि थोड़ी बहुत वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है ना। इस वजह से जो है बिल्कुल मामूली से तौर पे उसके अंदर चेंज होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ एक आप समझ लें कि जो बाह्य जो रंग रूप है, क्योंकि वो दो चीज़ों से आया है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। जैसे एक इंसान है उसकी जैसी आकृति होती है, उसके बच्चे की भी आकृति वैसी होती है, कुत्ते के बच्चे की आकृति कुत्ते जैसी होती है, उसके ऑर्गन जो हैं, जिस जगह पे जो ऑर्गन होना चाहिए, आँख की जगह पे आँख, नाक की जगह पे नाक, कान की जगह पे कान, वो सब डुप्लीकेशन है, वो सारा कुछ है। लेकिन फिर भी दिखने में थोड़ी बहुत उसमें क्या आ जाती है, विभिन्नताएं आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा विभिन्नताएं होगी, मैंने आपको बताया था उत्परिवर्तन उसमें, कि अगर उत्परिवर्तन कुछ हद तक ज़्यादा हो जाते हैं, इन विभिन्नता को क्या कहते हैं, जो अलग से जो लक्षण आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अगर ये उत्परिवर्तन म्यूटेशन ज़्यादा तेज हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे जो है उनके ज़्यादा उम्र नहीं होती, 18-20 साल। जैसे कोई बच्चे जो है, आम तौर पे ये चीज़ देखी गई है कि बोल नहीं रह जाते। एक जनरल ये जो डिफेक्ट रहता है गुणसूत्रों में, कोई वातावरण की वजह से ये म्यूटेशन हो जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं मतलब उनके माँ बाप तो नॉर्मल होते हैं,
लेकिन वो बच्चे जो है वो उनका कद कम ही रह जाता है, ठीक है ना। और कद कम रह जाता है, इस कारण से वो बच्चे जो है उनके जनन कोशिकाएं विकसित नहीं होती। मतलब वो बच्चे जो है यहाँ बहुत ज़्यादा कम होने से, कद कम होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल से, ऐसे तो इंसान जो है वो 5 फीट से लेके 6 फीट या 6.5 फीट तक भी हो सकता है। तो ऐसे तो हम यूँ कहते हैं कि एक 5 फीट वाला है उसका भी कद कम है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जो आनुवंशिक म्यूटेशन से जो कम होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा, यानी कि 2-3 फीट का ही, या 4 फीट से भी कम, 3 फीट तक ही वो रह जाता है, उससे ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है, या उससे भी कम म्यूटेशन वाले के। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जनन के काबिल नहीं होते, और अगर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उस बच्चे की थोड़े से टाइम में मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है जन्म लेते ही मृत्यु हो जाए, वरना उसकी उम्र भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब विभिन्नताएं क्यों जरूरी है, यह भी मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था कि विभिन्नताएं अगर नहीं होगी तो एक जीव जो है, मैंने आपको बताया था कि जातियों में परिवर्तन हो जाता है, नई स्पीसीज का निर्माण हो जाता है इन विभिन्नताओं की वजह से, जिससे कोई भी चीज़ वो उस पर रहने के क्या हो जाती है, काबिल हो जाती है। जैसे डायनासोरस है, वो क्यों नष्ट हुए थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई एक ज़माना ऐसा आया था जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, सारी पृथ्वी जो है उसकी क्या हो गई, बर्फ़ से ढक गई। तो ठंड को वो सह नहीं सकते थे, डायनासोर्स जो है वो ठंड को नहीं सह जाने के कारण वो क्या हो गया, मर गए। तो ये विभिन्नताएं धीरे 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 आती रहती है। तो इन विभिन्नताओं से जो वातावरण में परिवर्तन होता है, वो वातावरण से में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन क्या होता रहता है, उससे वो उसमें विभिन्नताएं आती है, तो उस परिवर्तन से उसमें रहने की क्या होने लग जाती है, उसमें क्षमता उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है ना। यानी कि वो उसमें रहने के काबिल हो जाता है। यानी कि जो ठंडे इलाकों में रहने वाले होते हैं वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे एकदम से कोई जाएगा उसको बड़ी कठिनाई होगी वहाँ पे जाने में, लेकिन फिर वो वहाँ लंबे समय तक रहने लग गया, फिर उसके बच्चे पैदा होंगे, तो उन बच्चों में थोड़ी बहुत विभिन्नताएं आ जाएगी कि वो उस वातावरण में रहने का क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा। तो विभिन्नताओं का भी अपने फायदे हैं। अब हम जनन की विधियां पढ़ रहे थे। अब एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीव क्या होता है, हालांकि ये डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। एकल जीव का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग नहीं होते। तो इसकी मैंने आपको एक बता दिया था कि एक विधि क्या होती है, विखंडन होती है। विखंडन क्या होगा कि ये जीव क्या है, इसमें कोई नर मादा नहीं होते, इसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसा मैंने बता दिया था अमीबा और प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ कौन होता है, प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल आपको बता दिया था कि जो मलेरिया फैलाता है, मलेरिया फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम है, ध्यान रखना इसकी एक जाति है प्रोटोजोन। प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ का उदाहरण है। जैसे हम मनुष्य क्या है, स्तनधारी है, हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। हम लोग जो है वो मैमल्स है। तो अब स्तनधारी के भी एग्जाम्पल है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी। इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्या कैरेक्टर होते हैं कि इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं कुछ हिस्सों पे या पूरे हिस्सों पे। बंदर भी हो गया इसके अंदर, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मोस्टली ये रीजन है, ठीक है। दूसरा ये क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। विविपेरस से मतलब है
जरायुज, हिंदी में जरायुज क्या होते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट। एक वो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे को ओवी कहते हैं, इसलिए वो ओवीपेरस होते हैं। जो भी अंडा देता है वो ओवीपेरस होता है, यानी कि अंडे देने वाले हैं, ठीक है ना। और एक होते हैं ओविविविपेरस, जैसे कि उसमें क्या होता है कि वो बच्चे को पैदा तो उनका बच्चा ही होता है, लेकिन वो बच्चा इतना कमज़ोर होता है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता, तो पैदा होने के बाद भी माँ जो है उस बच्चे को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकती। अलग करेगी तो वो मर जाएगा। जैसे कंगारू होता है, कंगारू के वो थैली होती है, तो उसका बच्चा तो पैदा हो जाता है, लेकिन उसको कई समय तक उसको अपने बच्चे को उस थैली के अंदर रखना पड़ता है। तो मोस्टली ये जरायुज और अंड जरायुज जो अंडे देते हैं, अब आप इसके एग्जाम्पल हो सकते। तो जरायुज का मतलब जो डायरेक्ट बच्चे उत्पन्न करते हैं, यानी उसके जो भ्रूण वगैरह है वो उस सब का पोषण है वो माँ के शरीर के अंदर ही होता है। सारा जो कुछ भी होने वाला है वो माँ के शरीर के अंदर ही हो जाता है। और बाकी जो अंडे देने वाले हैं उनमें क्या होता है, वो पहले अंडा देता है, फिर उस अंडे का पोषण होता है, जिसको कि अपने कहते हैं कि वो अंडे को सेता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्तनधारी जैसे ये कई एग्जाम्पल हैं, इसके और भी बहुत सारे हैं। उसी तरह प्रोटोजोआ भी एक पूरा ग्रुप है स्तनधारियों की तरह ही। तो उसमें ये जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है, ये मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा अमीबा, ये हालांकि अलग चीज़ है। तो ये अमीबा जो है, ये अमीबा भी इसका एग्जाम्पल है। ये भी क्या होता है, इनमें क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इनमें जनन किस तरह से होगा कि एक जीव है उसके क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, उससे दो नए जीव बन जाएंगे, फिर वो दो है उससे क्या हो जाएगा, चार बन जाएंगे, चार से आठ बन जाएंगे। इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं और ये बीमारी फैलाने वाले हैं। इसी वजह से बीमारी फैलती जाती है। प्लाज्मोडियम भी इसी प्रकार से शरीर, और इनका जीवन काल कोई ज़्यादा नहीं होता, कुछ घंटे हो सकता है या एक दो दिन हो सकता है मैक्सिमम। यानी ये इतनी संतानें उत्पन्न करते हैं, इस वजह से जो है क्या होता रहता है, इन्फेक्शन जो हमारे अंदर है वो फैलता रहता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई थी विखंडन की, ज़्यादा कोई। उसके बाद में अब ये देखिए, ये विखंडन दिखाया गया है अमीबा के अंदर कि ये इसका देखिए अमीबा का केंद्रक है, इसके सेंटर में ध्यान रखना, ये केंद्रक दोनों पार्ट में जाना चाहिए। अगर केंद्रक नहीं गया विखंडन में, तो केंद्रक नहीं जाएगा तो फिर उससे जीव नहीं बनेगा। तो आप देखें, ये केंद्रक था, ये फैलने लगता है, चपटा होने लगता है, ये केंद्रक में भी खिंचाव होने लगता है, और खिंचाव होने के बाद इसके दो टुकड़े, पहले दोनों अलग अलग हुए और अलग अलग होने के बाद ये इससे दो अमीबा बन गए, ठीक है। उसी तरीके से ये लेशमानिया है, ये भी एक जीव है, इसमें भी इसी तरह से विखंडन होता है। अब एक तो होता है विखंडन, अब बहुखंडन कब बोलेंगे, कि जब वो टुकड़े बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए, और वो सारे, तो ये प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम ध्यान रखना बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, बहुखंडन, यानी कई सारे टुकड़ों में टूटना। उसके बाद एक आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जो है इसको कहते हैं रीजनरेशन। ध्यान रखना, ये पुनरुद्भवन एक गुण होता है जीवों के अंदर। पुनरुद्भवन क्या होता है कि किसी अंग को काटने पर उसकी जगह पर नया अंग उग जाना, उसको कहते हैं पुनरुद्भवन। जैसे छिपकली की पूंछ अगर आपने काट दी तो छिपकली के एक नई पूंछ आ जाएगी, ये छिपकली में पुनरुद्भवन है। इसी तरीके से जो है हमारे अंदर भी कुछ हद तक पुनरुद्भवन होता है, जैसे कि हमारे बालों में और नाखूनों में। दूसरा,
अगर हमारे घाव हो गए तो ये घाव भर जाते हैं, तो हमारे अंदर पूरी तरीके से अंग कट जाए जब तो पुनरुद्भवन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कुछ हद तक मामूली रूप से हमारे अंदर भी क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है। अगर आपको पूछे भी मनुष्य में पुनरुद्भवन कौन सा होता है, तो मनुष्य में पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल देखा जाए तो वो क्या है, घाव का पूरा, ये जो घाव वगैरह है, इस घाव वगैरह का ठीक हो जाना, ये हमारे अंदर पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब कुछ जीव होते हैं जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये देखो प्लेनेरिया ये दे रखा है, ये एक जीव होता है। अगर आप इसके 3 टुकड़े कर दोगे, इसके 3 हिस्से काट दोगे इसको, तो तीनों हिस्से से एक एक अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। तो ये पुनरुद्भवन से भी क्या करते हैं, अपना जनन करते हैं। देख लीजिए आप, ये 3 टुकड़े कर दिए, इसके 3 टुकड़े कर दिए, इन तीनों से एक एक नया जीव बन गया। तो ये आपको बस इनके उदाहरण याद रखने हैं कि ये पुनरुद्भवन किस किस में है, जैसे हाइड्रेरिया और प्लेनेरिया में। अब ध्यान रखना, छिपकली में भी पुनरुद्भवन एक लिमिटेशन में होता है। अब ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में इस तरह से है कि पूरे इसके टुकड़े कर दिए तो वो नया जीव बन जाएगा। लेकिन छिपकली का ये नहीं है कि छिपकली के आपने 2 टुकड़े कर दिए तो 2 छिपकलियां नहीं बनती है। वो लिमिटेड होता है कि उसकी पूंछ में ही ऐसा है, मतलब कि पूंछ जो है ना, उस पूंछ को काट दिया तो पूंछ नहीं उग जाएगी। जैसे हमारे भी घाव अगर हो गए तो घाव में क्या हो जाएगा, पुनरुद्भवन की क्षमता हमारे होती है। तो हर एक जीव में अपनी अपनी लिमिटेड होती है, लेकिन इनमें ये फुल होती है। प्लेनेरिया, हाइड्रा में पुनरुद्भवन है वो फुली होता है। ये मुकुलन की बात हो गई थी उस दिन, मैंने बता दिया था कि यह हाइड्रा है। इसमें देखिए ये पहले छोटी सी एक फुंसी सी होती है, फिर धीरे धीरे, मुकुल का मतलब था उगना, समझ में आ गया ना, कि किसी पे उगना। तो देखिए फिर ये फोड़ा इसका बड़ा होता रहता है और एंड में ये बिल्कुल इसके जैसा एक छोटा जीव बन जाता है। और जब ये पूरा बन जाएगा तो ये इसके शरीर से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। इस चीज को क्या कहते हैं, मुकुलन। शाब्दिक अर्थ आप याद रखना, उगना, इसका भी एग्जाम्पल हाइड्रा है। ध्यान रखना, अभी पीछे पुनरुद्भवन में भी हाइड्रा था और ये भी हाइड्रा है। अब ध्यान रखना, ये इसकी नेचुरल प्रोसेस है मुकुलन, कि जनरली ये अपने जैसा जीव कैसे बनाता है, मुकुलन से। और वहाँ क्या है कि किसी ने काट दिया या अपने आप किसी वजह से कट गया वो, तो फिर 2 नए जीव बन जाएंगे। ये नहीं है कि वो कोई चाकू लेके अपने आप को खुद काट लेगा। अब देखिए आगे, कायिक जनन के भी परसों बात हो गई थी। कायिक जनन क्या होता है? अब ये पहली बात तो ये कि ये पेड़ पौधों में होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और मैंने कायिक जनन की क्या बताई थी विधि, कि किसी भी तने को नहीं, किसी भी हिस्से को अलग अलग के लिए, वो एक तने का मैंने गुलाब के फूल के लिए एग्जाम्पल दिया था कि आप पेड़ पौधे के किसी भी हिस्से को जो कि उसके काबिल हो, हर एक में अलग अलग होता है, समझ में आ गया ना, तो उसको काट के और आप क्या कर देंगे, जमीन में बो देंगे। तो जमीन में बो देंगे तो फिर उससे क्या होगा, एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, सिर्फ यही नहीं है, जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, पत्तियां भी हो सकती है। अलग अलग जो कायिक जनन के अलग अलग हिसाब किताब है, अपने अपने अलग अलग पौधों में ये अलग अलग होता है। फिर आपको मैंने बताया था इसकी ये विधियां हैं, पर्तन, कलम और रोपण। ये मैंने बताई थी ना कि उसमें किक्कर के पेड़ में अगर आप आम का पौधा लगा देंगे यहाँ पे, तो आम उगने लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक कलम का मतलब क्या है कि पहले आप किक्कर के पेड़ को आपने कलम कर दिया, सर कलम करना जैसे होता है ना, वही बात है कि हाँ उसका ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया। ऊपर का हिस्सा उड़ाने के बाद आपने उसके ऊपर कोई दूसरा पौधा रोका, दूसरा पौधा लाके और रोप दिया। ये कुछ परसों क्लास में बात हो गई थी, वो रोपण कहलाता है।
ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको कई हार्मोन वगैरह दिए जाते हैं, बांधने की विधि होती है, उसके बाद नए जो है उससे क्या होता है कि वो एक नया पेड़ बन जाता है, यानी कि नीचे से तो वो कीकर वाला ही रहा, लेकिन ऊपर से आम का बन जाता है, या किसी और चीज़ का भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये क्यों अपनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कायिक प्रवर्धन क्यों अपनाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्यों अपनाते हैं, देखिए एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम हर काम जो है वो मतलब के लिए करते हैं, तो हमें तो कम से कम टाइम में क्या चाहिए, फल चाहिए। आप लोग भी जो है पढ़ना नहीं चाहते कई लोग, और फिर भी वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और कुछ लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो छोड़ देते हैं। तो ये सब तरीके, तो सबसे पहला जो काम है कि भाई फल कम समय में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम ये कायिक प्रवर्धन करते हैं, फटाफट हमें फल प्राप्त हो जाए। ऐसे मैंने बताया था आपको कि आम का पौधा ऐसे उगाओगे तो 20 साल लगेंगे, लेकिन ऐसे फटाफट इसमें लग जाएंगे। आम तौर पे ये जो गन्ना, गुलाब, अंगूर, इनके लिए तो यही टेक्निक अपनाई जाती है। कोई इनके बीज वगैरह जो है वो क्या नहीं करता, ज़मीन में नहीं उगाता। और आजकल तो जो है ये जो केला, संतरा, चमेली जैसे पौधे हैं, सबको उगाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो सिंपल सा एक रीज़न है कि कम समय में फल प्राप्त करने के लिए ये काम किया जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी जगह के कोई भी फल को किसी भी जगह पे उगा सकते हो इस विधि के द्वारा। जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ राजस्थान में, रेगिस्तान में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये जो कायिक जनन की जो विधियाँ हैं आजकल, उसके द्वारा काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। अब देखिए इसका एक और भी है, जैसे ये ब्रायोफिल्म है, अपने आप भी हो जाता है। इसके देखिए पत्तियों के किनारों पर ये कुछ छोटे छोटे इस तरह से कलिकाएं उग जाती हैं, और ये नीचे कुछ समय बाद ज़मीन में गिर जाएंगे, और ज़मीन पे इस पर गिर जाएगी तो इससे भी क्या हो जाएंगे, नए पौधे उग जाएंगे। ध्यान रखना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको कोई उगाता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे मैंने आपको किक्कर का एग्जाम्पल बताया था। अब किक्कर है ना, एक बार जरूर महाराजा गंगा सिंह जी ने हेलीकॉप्टर से इसके बीज गिराए थे, लेकिन अब कोई किक्कर उगाता है क्या? तो ध्यान रखना, अब ये किक्कर में ये खासियत होती है कि मौका मिलते ही वो अपने आप ही उग जाता है हर जगह पर। ये परागण वगैरह है, बीज गिर गए, हवा में उड़ के चले गए, तो इन सब चीज़ों से किक्कर जो है अपने आप ही बन जाता है। मेरे ख्याल से अभी कोई किक्कर का पेड़ नहीं लगाता होगा, क्योंकि वो वेस्टेज होता है, समझ लो एक तरह से। तो ये अपने आप ही उग जाता है। तो इस तरीके से कई पौधे बेचारे, इस तरह की विधियाँ उनमें ईजी होती है, जिससे अपने आप ही वो क्या करते हैं, नई चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आगे, अब ये जो बीजों से जो है, आप लोगों ने को मैंने बताई थी परागण की विधि। परागण की जो विधि होती है ना, कि परागकण एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, वो तो मेंडल के प्रयोग में हमने पढ़ा था कि भाई मेंडल ने परागकणों को इकट्ठा करके उसको जिससे परागण कराना होता उसके ऊपर वो छिड़क देता था पॉलीथीन की सहायता से। लेकिन नेचुरल तो ऐसा नहीं होता है, जनरली तो ऐसा नहीं होता। तो ये परागकण क्या होते हैं, ये हवा की सहायता से उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंच जाते हैं। जो पहुंच गए वो ठीक है, नहीं पहुंचे वो नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी आंधियाँ वगैरह आती है तो वो एक हवा में एक फौज सा उड़ता हुआ एक आता है, वो आंकड़े का जो है परागकण होता है एक्चुअली। तो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए, उसके चारों तरफ रोए लगे हुए होते हैं। उसका कारण ये होता है कि भाई उड़ के आराम से पहुंच जाए। अगर बारी है वो उसका पैरासूट होता है, वो फौज होते हैं उसके।
अगर भारी होगा तो उड़ नहीं पाएगा। उसके नीचे बिल्कुल एक काला सा डॉट सा होता है, वो होता है एक्चुअली परागकण, और उसको उड़ाने के लिए पैराशूट की नेचुरल व्यवस्था की हुई होती है। अब आगे आता है लैंगिक जनन। तो ये सब तो छोटे छोटे जीवों की बात थी। अब बड़े जीवों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ये सब जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये कौन से जनन थे? अलैंगिक जनन थे। अब ये क्या होता है? ये लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन का मतलब कि जिसमें नर और मादा अलग अलग होगी, और नए जीव का जो जन्म है वो मादा के द्वारा होता है जनरली। वैसे तो दोनों के द्वारा होता है, लेकिन जनरली जो नई संतान है वो जन्म लेती है मादा के माध्यम से। अब देखिए, लैंगिक जनन प्रणाली जो है वो क्यों है, क्यों जरूरी है? क्यों लैंगिक जनन जो है वो जरूरी है? क्योंकि सूक्ष्म जीवों को छोड़ दें तो जितने भी बड़े जीव हैं, कोई से भी हो चाहे, उन सब के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन क्यों होता है, क्यों जरूरी है? एक बार आप इसको रीड कर लें, क्योंकि इतनी डिटेल वाली बात आपके साथ उस गाइड में नहीं हो। कण है वो किस तक पहुंच जाता है? अंडाशय तक पहुंच जाता है। तो जो फूल है वो किस में बदलने लगता है? पहले बीज में बदलता है, और फिर बीज से वो क्या बदल जाता है? फल के अंदर बदल जाता है। फिर उस फल से जो बीज प्राप्त होता है उससे पौधा प्राप्त हो जाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुकी है ये बात, परागण वाली, मेनली जो है मेंडल वाले। अब हम बात करें मनुष्य के अंदर। मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन की बात करें, या मनुष्य या जितने भी बड़े जीव हैं उन सब की भी आप बात कर सकते हैं। तो मनुष्य में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है या विकास है, वो विकास क्या होता है? बड़ा ही मतलब एक आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, उस प्रेक्षण करने के लायक होता है। ठीक है। मनुष्य में आमतौर पे 2 चरण होते हैं। एक चरण होता है बाल्यावस्था, अब ये बाल्यावस्था जो है ये भी मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। जो नर है उस नर में तो आमतौर पे जनरली, अब देखिए यहाँ काफ़ी विवाद है इन चीज़ों में, तो जनरली जो है 1 से लेके और 12 साल तक जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो बच्चा कब तक माना जाता है? 1 से लेके 12 साल तक, या कई बार इसको 12 से 15 भी कह देते हैं। 12 से 15 साल भी उसकी नर जो है उसकी आयु, मतलब सॉरी 12 से कम, चलो इसको 12 से कम में ही अपने 1 से 12 तक की बात करते हैं फिलहाल। ठीक है। अब वो जो इसके अंदर इतने टाइम तक ये बच्चा रहेगा, फिर 12 से लेके 15 साल तक की एज में, मेरा कहने का मतलब अभी जो मैं बात कहना चाह रहा था वो उसका मतलब ये था कि जो 12 से लेके 15 साल तक की एज जो होती है, इस 12 से 15 साल की एज के बीच में, अब अलग अलग लोग अलग अलग समय पर हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये एक तरह से किशोरावस्था इसको बोलते हैं। जो वयस्क होने से पहले की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था में चला जाता है, जो पुरुष होता है वो। अब ध्यान रखना, कोई 15 साल के अंदर उसमें वो कैरेक्टर विकसित होने लगे, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में क्या कैरेक्टर है, तो फिर उसकी बाल्यावस्था 14 साल तक की होगी। किसी में कोई 14 साल में हुआ तो उसकी बाल्यावस्था क्या होगी? 13 साल तक की होगी। वो जो मैं विवाद वाली बात का मतलब मेरा यहाँ ये था। ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है कि ये जो यहाँ पर जो पुरुष होते हैं, उन पुरुष में जो है जनन ग्रंथियां, ये जो है ये फर्क करती हैं किसके अंदर? नर में और मादा में। बड़े जीव जितने भी होते हैं
उनकी नर और मादा में जो फर्क किया जाता है वो किसके आधार पे किया जाता है? जनन ग्रंथियों में किया जाता है। तो इस जनन ग्रंथि के कई पार्ट होते हैं, लेकिन एक जो मेन पार्ट होता है पुरुष के लिए वो क्या होता है? वृषण होता है, या इसको टेस्टिज कहते हैं। ये जो टेस्टिज होते हैं, इस टेस्टिज से एक हार्मोन, ये आपको नाम टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन होता है। ये किशोरावस्था में का मतलब ये है कि ये हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं, समझ लें, वो हार्मोन बनना शुरू हो गया तो किशोरावस्था शुरू होगी। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो लड़का होता है उसकी आवाज़ भारी होने लग जाती है, शरीर पे बाल आने लगते हैं, और ये जो बाल हैं, बात अगर नर की करें स्पेशली, तो यहाँ दाढ़ी मूंछ से मतलब है कि दाढ़ी मूंछ उसके आने लग जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो त्वचा है वो थोड़ी रूखी और कठोर हो जाती है पुरुष की तुलनात्मक तौर पे, ठीक है ना। इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा चेहरे के अलावा जो है पुरुषों में सीने पे भी बाल आने लग जाते हैं, ये भी एक इस हार्मोन का इफेक्ट है। इसके अलावा इस वृषण के अंदर इस हार्मोन के प्रभाव से जो नर युग्मक है, जो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, जो जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नर युग्मक जिसका नाम होता है शुक्राणु, ये शुक्राणु बनने लग जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और ये शुक्राणु किस में बनते हैं? वृषण के अंदर बनते हैं। और हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन शुक्राणु के बनने के लिए शरीर के अंदर 2 डिग्री कम, वैसे तो ये 2.25 होता है, पर अब मतलब 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर इससे ज़्यादा या कम टेम्परेचर होगा, यानी ये लगभग कितना हो गया? 34.75 हो गया, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 35 मान सकते हो। तो 34.75 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हो गया तो ये शुक्राणु बनेंगे नहीं उसके अंदर। समझ में आ गया ना। इसलिए ये जो वृषण है, जो नर होता है, ये वृषण में शरीर के बाहर स्थित होते हैं, शरीर के अंदर नहीं स्थित होते, बल्कि शरीर के क्या होते हैं? बाहर स्थित होते हैं। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, ये वृषण भी शरीर के अगर अंदर ही होते, तो अगर अंदर ही होते हैं तो फिर उसमें मनुष्य में शुक्राणु कभी भी बन नहीं पाते। तो ये याद रखना कि जो नर युग्मक होता है उसका नाम होता है शुक्राणु, वृषण में बनता है। वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि 2 डिग्री कम, शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम पर ये शुक्राणु बनते हैं। अगर ये बाहर नहीं होता, इसलिए नर के अंदर जो उसकी नर जनन ग्रंथि है, ये शरीर के बाहर स्थित होती है। अगर ये नहीं हो, ऐसा नहीं होता, कई बार ये भी रीजन पूछ लिए जाते हैं, तो फिर उसमें शुक्राणु का जनन ही नहीं हो पाता, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु का शरीर से बाहर निकलने का जो मार्ग है। अच्छा, एक बात और है, ये लैंगिक जनन भी 2 तरह का होता है। एक होता है बाह्य जनन और एक होता है आंतरिक जनन। बाह्य जनन क्या होता है कि नर युग्मक होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक की हम डिटेल बात तो बाद में करेंगे। जो मादा युग्मक है उसका नाम होता है अंडाणु। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक, नाम चाहे कोई भी हो इनके, अगर
ये आपस में जो मिलते हैं, इनके आपस में मिलने को कहते हैं निषेचन। अगर ये मिल गए तो ये कह देंगे कि ये निषेचन हो गया। तो ये जो निषेचन है अगर शरीर के बाहर स्थित होता है, और मोस्टली क्योंकि ये मादा के शरीर में ही होता है, तो मादा के शरीर के आधार पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर स्थित होती है, तो मादा के शरीर के बाहर अगर स्थित होती है तो इस क्रिया को कहते हैं बाह्य जनन। और ये बाह्य जनन जो मेंढक होते हैं ना, मेंढक में ये बाह्य जनन होता है। मेंढकों में जब नर और मादा मेंढक जब पास में आते हैं, और पास में आने के बाद में जो नर मेंढक होता है वो भी पानी के अंदर अपने नर युग्मक को छोड़ देता है, और मादा में जो मेंढक होती है वो भी अपने अंडाणु वो पानी के अंदर छोड़ देता है, और वो दोनों का जो मिलन है जिसको कि निषेचन कहते हैं, कि निषेचन की क्रिया उसके शरीर से बाहर होती है, इसलिए ये बाह्य जनन है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये मेंढक है, इस मेंढक में बाह्य जनन होता है। और आंतरिक जनन क्या होगा? अगर ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? मादा के शरीर के अंदर होगी, तो मादा के शरीर के अंदर होगी, इस केस में जो है इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक जनन बोलेंगे। तो मनुष्य में ध्यान रखना कि आंतरिक जनन होता है। ठीक है, अब ये जो मैं बात कर रहा था इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है जब निकलता है, और अभी कुछ बातें कॉमन है, तो पहले हम मादा जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मादा की जो जनन ग्रंथि है, इस जनन ग्रंथि का नाम होता है अंडाशय, ओवेरी। ये जो अंडाशय होता है, अब मादा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वयस्क होने का जो टाइमिंग है वो 9 से 12 साल ही है। 9 से लेके 12 साल की उम्र में मतलब किशोरावस्था शुरू हो जाती है जो लड़कियां होती है उनके अंदर। अब किशोरावस्था शुरू होने का रीज़न क्या है? एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन स्त्रावित होता है। इस हार्मोन के इफेक्ट से क्या होता है कि आवाज़ पतली होने लगती है और त्वचा है वो मुलायम होने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्तन है, क्योंकि जो स्तनधारी हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो इस वजह से उनमें स्तनों का विकास होने लग जाता है, उसमें दुग्ध ग्रंथियां जो है वो विकसित होने लग जाती हैं। इसी प्रकार से जो भी मादा के जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उन गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होने लग जाता है। जो भी महिलाओं के अंदर जो भी गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उसका विकास यहाँ पे होने लग जाता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, ये एस्ट्रोजन पुरुषों में भी ये अंडाशय ग्रंथि होती है लेकिन इनएक्टिव होती है, लेकिन कुछ पुरुषों में फिर ये क्या होने लगती है कि किसी वजह से एक्टिव हो जाती है, तो कभी कभार ये हार्मोन उनमें भी बढ़ने लग जाता है। तो फिर ऐसे पुरुषों में वो लड़कियों वाले लटके झटके जो है वो आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो चीज़ है ये इस हार्मोन का इफेक्ट होता है, मतलब ठीक है ना, ये इस हार्मोन की वजह से ऐसा होता है कि वो फिर थोड़ा लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, अब यहाँ पर इस एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है कि ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में अंडाणु बनने लगता है। और ये जो अंडाणु बनने लगता है, इस अंडाणु की वजह से ये अंडाणु जब बनता है और बनने के बाद में जो गर्भाशय होता है,
पेट के अंदर गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा रहता है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है वो गर्भाशय के अंदर रहता है। तो ये अंडाणु अंडाशय से बनके और क्या हो जाता है कि गर्भाशय में आ जाता है। अब इसके बनने के दौरान अब ये बन गया और बनने के बाद अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये एक दिन गर्भाशय में रहता है और निषेचन की प्रोसेस नहीं हुई, यानी अगर इस तक शुक्राणु नहीं पहुंचा इस अंडाणु तक और निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं हुआ तो फिर ये क्या होता है कि ये अंडाणु जो है ये समझ लें कि टूटने लग जाता है। इस टूटने के वजह से कुछ जो है जो मादा जनन अंग होता है उसमें से रक्त स्राव होता है, यानी कि खून निकलता है। इसको बोलते हैं रजोधर्म, ठीक है ना, इंग्लिश में मैच्योरेशन साइकिल। तो ये जो रजोधर्म होता है, ये रजोधर्म जब अंडे का निषेचन नहीं हुआ, तो अंडे का निषेचन नहीं होने के कारण ये रजोधर्म होता है। इसके आम तौर पे ये महीने में एक बार होता है, तो इसकी आम अवधि जो होती है वो 28 दिन होती है नॉर्मल। लेकिन ये भी देखा गया है कि इसकी अवधि, ये तो एक जनरल बात है यानी अधिकांश में, लेकिन ये भी देखा गया है कि इसकी अवधि 21 से लेकर 35 दिन तक भी होती है। और इसकी गिनती जो होती है इसके अंदर साइंटिफिक तौर पे 6 से लेके 8 6 से क्या ऐसे मान लेते हैं 6 से लेके 8 दिन तक साइंटिफिक तौर पे रक्त स्राव होता है महीने में एक बार। लेकिन अपने इस्लामिक तौर पे देखें तो 10 दिन तक भी माना जाता है, 10 दिन तक भी वो इसी का पार्ट जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा कुछ इस एस्ट्रोजन की वजह से होता है। जब ये एस्ट्रोजन एक्टिव हो जाता है तो इस एस्ट्रोजन के एक्टिव हो जाने की वजह से होता है। इसमें भी जो है यानी कि ये रजोधर्म जो है ये किस वजह से होता है, अगर निषेचन नहीं हुआ उस वजह से ये ऐसा होता है। फिर अब देखिए यहाँ पर भी पुरुष और स्त्री में अलग अलग मामला है कि एक खास आयु तक, हिंदुस्तान में तो लगभग वो एज है 45 साल, और वैसे साइंटिफिक पैमाने पर देखे जाए तो 51 वर्ष की जो एज है, इस 51 वर्ष के एज तक हर महीने ये प्रोसेस होता है। 51 साल के बाद या 45 साल बाद भी, अब देखिए कुछ चीज़ों पे हमेशा विवाद रहता है, तो ये मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं रजोनिवर्ती। यानी अंडाणु का बनना बंद हो गया, तो अंडाणु का बनना बंद हो गया तो ये रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब उस महिला के बच्चा नहीं होगा कभी भी, यानी ये इसकी हाईएस्ट एज है 45 ईयर तक, 45 ईयर्स जो है ये 45 ईयर्स तक जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो चलो एक अलग बात है, वो कुदरत से छेड़छाड़ करके करते हैं तो वो सही नहीं रहता है, मतलब ठीक है ना, वो एक अलग बात है कि ऐसा होता है। हम तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल वाली बात नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, ये रजोनिवर्ती है, ये 45 साल भी होता है कुछ बुक में और 51 वर्ष भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिला है उस महिला के जो जनन करने के जो ये लिमिट है वो ये वाली एज है। लेकिन जो पुरुष है, पुरुष में ऐसे कोई लिमिट नहीं है, मतलब क्योंकि पुरुष में ये ऐसा नहीं होता कि
कोई ऐसी कोई विशेष एज हो जिसमें ये शुक्राणु बनना बंद हो जाए, मतलब ऐसे हो सकता है कोई बीमारी वगैरह की वजह से कम एज में भी ऐसा हो जाए, वो एक अलग मामला है, लेकिन नॉर्मली ऐसा कोई एज पीरियड नहीं है, यानी कोई एक वो नहीं है कि अभी अभी मैंने शायद अखबार में पढ़ा था कि एक 91 साल का जो है व्यक्ति था, उसके भी बच्चा हुआ है, मतलब तो मतलब ये इसमें यहाँ पुरुष जो है उसके लिए निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन ये आपको ये इम्पोर्टेंट है कि भाई महिलाओं में रजो निवृत्ति कब होती है, कौन से ईयर में होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो कॉमन बातें हैं कि इन हार्मोन में, यानी पुरुषों में तो ये टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन, इसके इफेक्ट से जो जनन ग्रंथियां होती है, उन जनन ग्रंथियों के आसपास भी बाल आने लग जाते हैं, ये कॉमन इफेक्ट है इनका। ठीक है, और अब जो है जब निषेचन की प्रक्रिया हो गई, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो है वो मिल गए, इस केस में ये निषेचन हो गया, और निषेचन होने के बाद में इससे युग्मनज बन गया, ये युग्मक मिल गए तो क्या बन गया, युग्मनज बन गया, जिसको भ्रूण भी कह सकते हो आप। ये सब प्रोसेस कहाँ होती है, गर्भाशय के अंदर होती है। ठीक है ना, अब गर्भाशय के अंदर ये चीज होती है तो अपने आप ही वो जो भ्रूण जो बनता है, जब ये निषेचन हो गया, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो भ्रूण गर्भाशय की जो ऊपरी दीवार है उसके ऊपर जाके सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और फिर उसके अंदर ये जो है विदलन होता है, वो एक फल होता है ना, कौन सा, सीताफल, पहले तो बिल्कुल प्लेन होता है। और देखिए ये जो चीज़ है